नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके सामने आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स से आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ मैं। हम सब जान रहे हैं, हम सब न्यूज़ में देख रहे हैं कि देश और दुनिया में मंकी पॉक्स के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। दो हमारी कंट्री में अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारी कंट्री में अभी सिर्फ 2 केसेस आए हैं। वो दोनों केसेस हमने केरला से रिकॉर्ड करे हैं। दोनों केसेस वो लोग हैं जो बाहर से केरला आए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति दुबई से आया है और एक और वो भी विदेश से आया है। तो दोनों केसेस बाहर से आए हैं, केरला में आए हैं। एक 35 साल का व्यक्ति है, एक 31 साल का व्यक्ति है। पहला केस 14/7/2022 को आया, दूसरा केस 18/7/2022 को आया है। दोनों आइसोलेटेड हैं, दोनों ठीक हैं अभी आज तक की तारीख में। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि भले ही ये एक मंकी पॉक्स का काइंड ऑफ वायरस बहुत ज्यादा पनप रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी ये एक जगह पर ही कंटेन है, केरला में। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट मंकी पॉक्स वायरस। ये होता क्या है और कैसे होता है। तो देखिए, मंकी पॉक्स जो वायरस है इट बिलोंग्स टू वेरियोला वायरस। ये उसी कैटेगरी का है जिस कैटेगरी का चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हुआ करता था। तो ये उसी वायरल फैमिली में आता है। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस से मतलब ये है कि एनिमल से इंसान में ट्रांसमिशन होता है। तो ज्यादा करके जानवर के अंदर ये वायरस है और जानवर से इंसानों में इसका ट्रांसमिशन होता है। तो वो कौन से जानवर हैं? जैसा कि नाम ही इसका बता रहा है, मंकी पॉक्स, तो ये ज्यादा करके मंकीज में पाया गया है। और उसके अलावा देखा गया है यूएस में कि रोडेंट यानी कि चूहे और स्क्विरल्स में भी पाया गया है। और इन सब के नजदीक आने से या अनकुक्ड मीट खाने से या इनके फ्लूइड्स या इनका ब्लड आपके बॉडी पे लगने से, उस कंटामिनेशन से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो जूनोटिक वायरस का मतलब ये हुआ एनी वायरस विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड वाया द एनिमल्स। तो एक ये चीज हुई। क्या हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने थोड़ा सा? जी बिल्कुल। 1958 में पहली बार ये वायरस पाया गया था मंकीज में, जब रिसर्च के दौरान एक मंकीज में ये चेचक जैसे लक्षण आने लगे। तो इसके बेसिकली लक्षण या जो सिम्टम्स हैं, रैशेस जो हैं, वो चेचक जैसे होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये मंकी में पाया गया, इसलिए इसको मंकी पॉक्स वायरस का नाम दे दिया गया। तो 1958 में पहला केस देखा गया। उसके बाद इंसानों में 1970 में पहला केस कॉन्गो नाम के शहर में अफ्रीका में 1970 में 9 साल के बच्चे में पाया गया। उसके बाद बहुत से केसेस वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में पाए गए। तो इट वाज मोर और लेस कंटेन्ड इन अफ्रीका, बट धीरे धीरे करके ये वायरस अफ्रीका से बाहर निकलने लगा। और 2003 में इसको हमने यूएस में भी देखा है। 2018 में इजराइल और ब्रिटेन में भी पाया गया। 2019 में सिंगापुर में भी पाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ये पूरे दुनिया में फैलने लगा। और आज की तारीख में जब हम कोविड से लड़ रहे हैं, उसके दौरान मंकी पॉक्स वायरस ने भी क्षति देनी शुरू कर दी है पूरी दुनिया में। हमारे देश में भी ये कहीं ना कहीं शुरुआत इसकी हो चुकी है। तो ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली वी गेट इट फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो क्या इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है? तो यस, इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, बट वेरी रेयरली। वो सिर्फ तभी है जब आप एक संक्रमित व्यक्ति के बहुत नजदीक आते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट है, या उसके ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आते हैं, या कोई स्क्रैच बाइट एनिमल से होता है, तभी इससे होता है। तो क्या इज इट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? सो studies have seen yes, monkeypox is even sexually transmitted, and it has been seen that there are more cases of people who are bisexuals or who are gay. They are being, ऐसे व्यक्ति ज्यादा संक्रमित हैं मंकी पॉक्स से।
यहाँ तक कि देखा गया है कि वाया द प्लेसेंटा माँ से बच्चे में भी ये वायरस जा रहा है और नवजात शिशु में भी आप मंकी पॉक्स वायरस के केसेस देखने में पाए गए हैं। तो क्या ये बहुत घातक है? तो जी नहीं। अभी तक जो देखा गया है, WHO ने भी ये कहा है कि ये वायरस बहुत घातक नहीं है। इसका डेथ रेट कितना है? कहा जाता है कि 3 से 6% केसेस में है, यानी कि ये भी देखा गया है कि 10 में से किसी एक व्यक्ति का डेथ होने के चांसेस हैं, वो भी उन लोगों के हुआ वेरी मच इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी बहुत गिर चुकी है, या छोटे बच्चे। तो ये इसके बारे में, इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से, इसकी हिस्ट्री किस तरीके से और इसकी घातकता कितनी है, इसके बारे में ये जानकारी हुई। हमारे देश में मैंने बताया 2 केसेस आए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 2 साल की बच्ची में भी कुछ इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई दिए, लेकिन उसके केस में उसका जब इन्वेस्टिगेशंस करी तो वो नेगेटिव आई है। तो अब इस बीमारी के लक्षण कैसे हैं, किस तरीके से ये बीमारी आती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि चेचक जैसे इसके लक्षण हैं। तो सबसे पहली चीज है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड से मेरा मतलब है कि इन्फेक्शन होने के कितने दिन बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो बेसिकली तो 6 से 13 दिन के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, लेकिन 5 से 21 दिन में भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। तो सबसे पहले लक्षण क्या आएंगे? जैसे किसी वायरल इन्फेक्शन के होते हैं, उसी तरीके से सबसे पहले व्यक्ति को बुखार होगा, मसल एक्स होंगे, बॉडी एक होगी, बैक में बहुत दर्द होता है, लैक ऑफ एनर्जी होती है, इस तरीके के केसेस होते हैं। और उसके अलावा एक यूनिक फीचर है कि उनके ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, लिम्फेडिनोपैथी जिसको हम कहते हैं, उनके ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है। उसके अलावा जब व्यक्ति को ये सारे सिम्टम्स चल रहे हैं, तो दूसरे तीसरे दिन से उनकी बॉडी में रैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो रैशेस वो किस तरीके के होते हैं? लाल रंग के रैशेस होंगे। पहले वो चपटे से होंगे, बिल्कुल फ्लैट से होंगे, और धीरे धीरे उनके अंदर पस भर जाती है और वो पीले बन जाते हैं। तो जब वो पस बन जाती है तो इस तरीके के रैशेस कुछ नंबर से लेके हजारों तक हो सकते हैं आपकी पूरी बॉडी में। डिपेंड्स अपॉन कि कितना वायरल इन्फेक्शन आपको, कितना घातक इन्फेक्शन आपको हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे करके इनमें खुद से ये जो इनके पस्ट्यूल्स हैं, जो ये पस है, वो निकल जाती है, इसके ऊपर पपड़ी जम जाती है और वो गिर जाता है और नई स्किन आ जाती है। लेकिन इस सारे प्रोसीजर में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो ऐसा जब होता है तब हम कहते हैं कि यस, द पेशेंट इज गेटिंग क्योर्ड। तो क्या हमको ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए? तो जी हाँ, इस तरीके के लोगों को आइसोलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कितने दिन तक आइसोलेट करना है? हमको इनको तब तक आइसोलेट करना है जब तक इनकी चमड़ी पे बने हुए फफोले टूट ना जाए, उनके ऊपर पपड़ी लग के वो निकल ना जाए, तब तक ऐसे लोगों को हमें आइसोलेशन में रखना है। वैसे कई कंट्रीज में देखा गया है और बोला गया है कि 21 days ऑफ आइसोलेशन इज नेसेसरी इन अ पेशेंट हु इज बीन डायग्नोज्ड विद मंकी पॉक्स वायरस। तो क्या हमें इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? किस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए? तो बेसिकली PCR टेस्ट हम करते हैं, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि ये वाला वायरस व्यक्ति को क्षति पहुंचा रहा है। तो क्या हम एंटीबॉडीज भी देख सकते हैं ब्लड के थ्रू? जी हाँ, हम एंटीबॉडीज देख सकते हैं अगेंस्ट मंकी पॉक्स वायरस, लेकिन क्योंकि एंटीबॉडीज की बहुत क्रॉस रिएक्टिविटी होती है और दूसरे वायरसेस से भी उनकी क्रॉस रिएक्शन होता है, तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा, आपको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बता पाएगा कि ये मंकी पॉक्स वायरस से ही क्षतिग्रस्त है या नहीं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। बुखार है तो पैरासीटामोल दीजिए, कोई और भी चीज है, दर्द है या कुछ भी है, इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली है, तो आप एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, या अगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स भी दिए जा सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट इसका दिया जा सकता है। तो क्या ऐसे, और पेशेंट को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड भी रखना है। तो क्या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? तो जी हाँ, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन है, सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन
हो सकता है ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है, एनकेफेलाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है, और छोटे बच्चों में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में डेथ भी हो सकती है, जबकि डेथ के आंकड़े बहुत कम पाए गए हैं। तो क्या इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन बनी है? तो जी नहीं, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, बट क्योंकि ये चेचक जैसे ही लक्षण दिखाता है तो 85% ये देखा गया है ब्रिटेन में और कुछ कंट्रीज में कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वायरस जाती थी उसको देने में लोगों में थोड़ी सी इससे फायदा पाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट मंकी पॉक्स। I hope this information would be enough for all of you, and the only thing which we need is that we need to be aware of the fact कि ये वायरस भी अभी चल रहा है और हम सबको बहुत संभल के रहना जरूरी है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।